सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ। विकल्प ए 1947 ईस्वी में, विकल्प बी 1952 ईस्वी में, विकल्प सी 1963 ईस्वी में, विकल्प डी अभी कुछ पहले। सही उत्तर विकल्प बी 1952 ईस्वी में। दूसरा, द्वीपों का देश कहलाता है। विकल्प ए इंडोनेशिया, विकल्प बी एशिया, विकल्प सी भारत, विकल्प डी चीन। सही उत्तर विकल्प ए इंडोनेशिया। तीसरा, सन 1949 में चीन में हुई। विकल्प ए रक्तहीन क्रांति, विकल्प बी साम्यवादी क्रांति, विकल्प सी समाजवादी क्रांति, विकल्प डी सुधार क्रांति। सही उत्तर विकल्प बी साम्यवादी क्रांति। चौथा, उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक है। विकल्प ए राष्ट्रवादी भावना, विकल्प बी दुर्बलता, विकल्प सी सबलता, विकल्प डी निरंकुशता। सही उत्तर विकल्प ए राष्ट्रवादी भावना। पांचवा, भारत स्वतंत्र हुआ। विकल्प ए 1942 में, विकल्प बी सन 1945 में, विकल्प सी सन 1947 में, विकल्प डी सन 1952 में। सही उत्तर विकल्प सी सन 1947 में। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति खाली स्थान थे। उत्तर सुकर्णो। दूसरा, वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति खाली स्थान थे। उत्तर हो ची मिन्ह। तीसरा, नाइजीरिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति खाली स्थान थे। उत्तर नमाजी आजकिबे। चौथा, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष खाली स्थान देश के विरुद्ध था। उत्तर हालैंड। पांचवा, वियतनाम की स्वतंत्रता का संघर्ष खाली स्थान एवं खाली स्थान देशों के विरुद्ध था। उत्तर फ्रांस और जापान। छठवा, उपनिवेशी शासन की समाप्ति को खाली स्थान कहते हैं। उत्तर वी उपनिवेशीकरण। सातवां, उत्तरी वियतनाम की राजधानी खाली स्थान है। उत्तर हरनोई। आठवां, भारत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन खाली स्थान सन में समाप्त हुआ। उत्तर 1947। खंड स, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? उत्तर सन 1991। प्रश्न क्रमांक 2, वियतनाम विलय कब हुआ? उत्तर सन 1975। प्रश्न क्रमांक 3, भारत स्वतंत्र कब हुआ? उत्तर सन 1947। प्रश्न क्रमांक 4, बड़ा अफ्रीकी देश कौन सा है? उत्तर नाइजीरिया। प्रश्न क्रमांक 5, देश में जागृति का आधार क्या है? उत्तर शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 6, सुभाष चंद्र बोस ने क्या गठन किया था? उत्तर आज़ाद हिंद फौज। बच्चों, अब हम अति लघु प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, विउपनिवेशीकरण क्या है? उत्तर उपनिवेशीकरण शासन की समाप्ति के बाद जिन देशों ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई वही विउपनिवेशीकरण है। प्रश्न क्रमांक 2, शीत युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ? उत्तर शीत युद्ध अमेरिका और रूस के मध्य हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? उत्तर शीत युद्ध से तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित उस वातावरण से है जो उत्तेजित, तनावपूर्ण व परस्पर आशंकापूर्ण था। इसमें ऐसा प्रतीत होता था कि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने ही वाला है, पर युद्ध नहीं हुआ। शीत युद्ध में युद्ध का मैदान मानव का मस्तिष्क होता है। शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई होती है, विशाल स्तर पर अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है, पर युद्ध नहीं होता। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक साम्राज्यवादी शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाकर उसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करे तो वह उस साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश होगा। जैसे 1947 ईस्वी से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। स्वतंत्र देश जिसकी अपनी सरकार, अपना संविधान हो, वह दूसरे साम्राज्यवादी देशों के अधिकार में न हो, जैसे 1947 ईस्वी से भारत स्वतंत्र देश है। प्रश्न क्रमांक 2, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति में क्या समानता और क्या अंतर थे? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति में समानता ये थी कि दोनों आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए थे। अंतर यह है कि ब्रिटेन को भारत का कर्ज चुकाना था और फ्रांस अमेरिका से आर्थिक सहायता ले रहा था। प्रश्न क्रमांक 3,
उपनिवेशों के प्रति सोवियत रूस और अमेरिका की नीतियों में क्या अंतर और क्या समानताएं थी? उत्तर, उपनिवेशों के प्रति सोवियत रूस और अमेरिका की नीतियों में यह अंतर था कि अमेरिका विश्व में अपने हवाई अड्डे सामरिक महत्व की दृष्टि से बनाना चाहता था, जबकि रूस अपने उपनिवेशों में स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव चाहता था। दोनों में समानता यह है कि दोनों उपनिवेशवाद का विरोध कर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 4, चीन और इथियोपिया के विद्रोह में प्रमुख बातों को प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, चीन में विद्रोह स्वतंत्रता और समाजवाद की स्थापना के लिए था। वे इसके माध्यम से साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे, उच्च वर्ग का विरोध कर रहे थे। इथियोपिया में औपनिवेशिक विरोध मजदूर संगठन कर रहे थे। ये कबीलाई संगठन के नेतृत्व में विद्रोह कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 5, उपनिवेश को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भावना होने की जरूरत है? उत्तर, उपनिवेश को समाप्त करके आधुनिक शिक्षा और संस्थाओं की मदद से नए विचारों को फैलाते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना और पुरानी परंपरा व धर्मों के आधार पर लोगों में साझी विकसित करने की जरूरत है। प्रश्न क्रमांक 6, विविध भाषा और धर्म वाले लोग क्या एक राष्ट्र बना सकते हैं? अगर उनमें किसी एक धर्म या भाषा हावी हो तो क्या होगा? उत्तर, भाषाई और धार्मिक एकता के आधार पर एक राष्ट्र बना सकते हैं। जैसे भारतवर्ष है, संविधान द्वारा सब धर्मों और भाषाओं को अपने स्वतंत्र विकास का अवसर है, अधिकार है, किसी पर दूसरे को हावी नहीं होने देता। यदि ऐसा होगा तो संविधान ही उसका हल निकाल सकता है। न्यायालय सबकी रक्षा का आधार है। प्रश्न क्रमांक 7, क्या राष्ट्रहित किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार, पुरुष, महिला आदि के हितों के आपसी मिश्रण से बनता है या इन सब के हितों से हटकर होता है? उदाहरण सहित चर्चा करें। उत्तर, राष्ट्रहित किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार, पुरुष, महिला आदि सभी के हितों से आपसी मिश्रण से होता है। गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल संभ्रांत कांग्रेसी नेता होते हुए भी गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी सभी के आंदोलन में सम्मिलित होते थे। इन्हीं के प्रयासों से राष्ट्रवादी आंदोलन सफल हुआ। कई अन्य देशों में गरीब तबके के लोग आंदोलन से कटे रहे, परिणाम स्वरूप वहां आंदोलन असफल हो गया। प्रश्न क्रमांक 8, उपनिवेशों में मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं के न होने से उनके विउपनिवेशीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, उपनिवेशों में मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं के न होने से इन देशों में उपनिवेशों के विकल्प में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही व सैनिक शासन विकसित होगा। प्रश्न क्रमांक 9, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका थी? स्पष्ट कीजिए। अथवा इंडोनेशिया कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर, जापान इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। जापान की सेना इंडोनेशिया में प्रवेश कर वहां के जंगलों को काटने, खनिज संपदा पर अपना अधिकार जमाने और फसलों को जापान भेजने की तैयारी प्रारंभ कर दी। इंडोनेशिया के लोगों से यह काम जापानी बलपूर्वक करवा रहे थे। इंडोनेशिया के लोगों ने इसका विरोध किया। इंडोनेशिया में सन 1939 से 1945 के बीच राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। जापान की स्थिति कमजोर होते देख इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने जापान की सहमति से 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्रश्न क्रमांक 10, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था? उत्तर, भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत वहां जमींदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और हर किसान के लिए जमीन रखने की सीमा बांध दी गई। सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर जमीन के मालिक हो गए। ये किसान अब वियतमिन के सबसे मजबूत समर्थक बन गए। प्रश्न क्रमांक 11, अफ्रीका में मध्यम वर्ग के कमजोर होने तथा कबीलाई मुखिया के प्रशासन से वहाँ के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? उत्तर, अफ्रीका में मध्यम वर्ग के कमजोर होने के कारण कबीलाई मुखिया का नियंत्रण अधिक था। इसके प्रभाव स्वरूप शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। शिक्षा की कमी से समाज सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन जैसी भावनाओं का जन्म नहीं हो पाया। जब शिक्षित मध्यम वर्ग ही नहीं था तो राष्ट्रवादी भावनाओं के बीच कौन बोता? इसी कारण वहां राष्ट्रवादी गतिविधियां देर से और धीरे धीरे फैलने लगी। प्रश्न क्रमांक 12, अफ्रीका में मजदूरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उससे राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी? उत्तर, अफ्रीका में अफ्रीकी और गोरे मजदूरों के बीच असमानता के भाव थे। इस भावना के कारण अफ्रीकी मजदूरों ने अपना संगठन बनाया। यह असमानता रेलवे, खदान, बंदरगाह प्रत्येक स्थान पर थी, जिससे अफ्रीकी मजदूरों ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी से राष्ट्रवादी भावना विकसित हुई। प्रश्न क्रमांक 13,
इंडोनेशिया में 1998 तक लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पाया? उत्तर, इंडोनेशिया में साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत और वहां के धार्मिक कट्टरवादियों के बीच संघर्ष होने के कारण 1998 तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। प्रश्न क्रमांक 14, डच और ब्रिटिश कंपनियों का राष्ट्रीयकरण इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार जरूरी रहा होगा? उत्तर, डच और ब्रिटिश कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद वे अपनी सरकार के नियंत्रण में आ गए। उनकी सरकार औपनिवेशिक स्वतंत्रता के पक्ष में थी, इसलिए उन्हें इंडोनेशिया को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 15, भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में आप क्या समानता व अंतर देख पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्यतः गरीब, किसान, मजदूर संगठन ने जमीनी स्तर पर आंदोलन किया। दोनों देशों में यही समानता थी, जबकि दोनों देशों में अंतर यह था कि भारत में गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि वियतनाम में वियत मिन्ह आंदोलन के नेता हो ची मिन्ह ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रश्न क्रमांक 16, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे? उत्तर, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश शामिल थे। प्रश्न क्रमांक 17, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुराने साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मजबूर हो गए। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। प्रश्न क्रमांक 19, नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ? उत्तर, अंग्रेजों ने नाइजर नदी के आसपास अफ्रीका में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। इस विशाल प्रभावशाली देश को उन्होंने नाइजीरिया का नाम दिया। प्रश्न क्रमांक 20, साम्राज्यवाद क्या है? उत्तर, कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर जब अधिकार कर लेता है और उसके आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर शक्तिशाली राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अपने नियंत्रण से वह उस दुर्बल राज्य का शोषण करने लगता है, यही साम्राज्यवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 21, विउपनिवेशीकरण के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, विउपनिवेशीकरण से स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म होता है। इन राष्ट्रों में मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं का होना आवश्यक है, जैसे कि भारत में सन 1947 के पूर्व था। इन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण तानाशाही का जन्म नहीं होता और प्रजातांत्रिक राष्ट्रों का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 22, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश कमज़ोर हो गए थे। इनमें फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और जापान जैसे आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र कमज़ोर हो गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक सहायता पर ये लोग निर्भर थे। यूरोप में रूस भी शक्तिशाली देश के रूप में विकसित हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र बने, जिन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध कर अनेक राष्ट्रों को स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया। प्रश्न क्रमांक 23, भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था? अथवा वियतनाम और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद हुए भूमि सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, वियतनाम में भूमि सुधार आंदोलन हुआ। इसका महत्व इस प्रकार है। पहला, सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा का समाप्त होना। दूसरा, किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला। तीसरा, प्रत्येक किसान के लिए जमीन रखने की सीमा निर्धारित कर दी गई। चौथा, भूमिहीन और गरीब किसान जमीन के मालिक बन गए। प्रश्न क्रमांक 24, इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निःशस्त्रीकरण हेतु चलाए गए अभियान का विवरण दीजिए। उत्तर, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निःशस्त्रीकरण हेतु शांति संगठनों को गठित करने का कार्य किया गया। विश्व स्तर पर निःशस्त्रीकरण हेतु समितियां गठित की गई। परमाणु हथियार रोकने का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा गया। परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त कानून बनाने पर जोर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 25, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और क्या अंतर है? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन में समानता व अंतर इस प्रकार है। समानता, दोनों देशों में लोगों में एकता, आपसी भाईचारा और साम्राज्यवाद विरोध की भावना थी। अंतर, पहला, भारत की तरह अफ्रीका में भी विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, भारत में समाज सुधारकों ने राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया, जबकि अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। प्रश्न क्रमांक 26, शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे और इन दोनों देशों के कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ। सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच में शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी। यह जानते हुए भी कि परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती, अमेरिका और रूस यही प्रयास करते रहे
कि दूसरे देश को परास्त करने घातक और अधिक मात्रा में हथियार बने। इसलिए उन्होंने विश्व भर के अपने सैन्य ठिकानों में इन हथियारों को तैनात करके रखा हुआ था। पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणु हथियारों के निशाने पर थे। प्रश्न क्रमांक 27, परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ? उत्तर, पूरे विश्व में खासकर अमेरिका और यूरोप में आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और शांति आंदोलन होने लगे। लाखों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चों ने इन आंदोलनों में भाग लिया और अपने ही देश की सरकारों से यह मांग की कि वे बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करें और किसी दूसरे देश को अपनी भूमि पर परमाणु हथियार रखने की अनुमति न दे। इन आंदोलनों के दबाव के चलते रूस और अमेरिका के नेताओं ने परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाने का विचार किया। अंत में 1998 में आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में दोनों देशों के राष्ट्रपति के संधि पर हस्ताक्षर से निःशस्त्रीकरण संभव हुआ। प्रश्न क्रमांक 28, उपनिवेशी शासन भारत में कब समाप्त हुआ? उत्तर, उपनिवेशी शासन भारत में सन 1858 में समाप्त हुआ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की असफलता के बाद उपनिवेशी शासन समाप्त होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 29, वर्तमान में आप शीत युद्ध का क्या प्रभाव देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वर्तमान में शीत युद्ध के प्रभाव को आज विश्व झेल रहा है। जब सोवियत रूस ने अरब देशों पर प्रभाव डाला और अमेरिका व इजराइल के विरुद्ध उनको तैयार किया, तो अमेरिका ने उन देशों में यह भावना फैलाई कि साम्यवादी रूस से इस्लाम धर्म को खतरा है। इसी तरह जब रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण जमाया, तो अमेरिका ने इस्लामी धार्मिक समूहों को उकसाकर उन्हें रूस से लड़ने के लिए घातक शस्त्र दिए। इसी तरह प्राय विश्व के अन्य भागों में भी छापामार युद्ध करने के लिए रूस और अमेरिका ने गुटों को तैयार किया। रूस के विघटन के बाद ये समूह आज आतंकवाद फैला रहे हैं। वर्तमान युग की आतंकवाद का समस्या और इसका आरंभ शीत युद्ध की ही देन है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।